जानते हैं कि जो CHO का, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का जो परीक्षा लीक हुआ है, पहली बारी बिहार राज्य में इस अधिनियम के तहत इस कांड को दर्ज किया गया है। जो केसेस अभी अनुसंधान में आ रहे हैं, इसमें अगर ये साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं हमको, तो ये संगठित अपराधी अगर बिहार में कार्य करेंगे और उनके पास अकूत धन क्राइम के मार्फत जमा हुआ है, इनकी कमाई को जब्त करने के प्रयास करें। बिहार में सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आर्थिक अपराध इकाई ने इस संबंध में नकेल कस दी है। एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन और एडीजी आर्थिक अपराध सुनील कुमार ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर 10 साल की सजा और उनकी चल अचल संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कई कोचिंग सेंटर और परीक्षा केंद्र भी जांच के दायरे में हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने परीक्षा सेल का गठन किया है और ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों की NOC के लिए आर्थिक अपराध इकाई को निर्देशित किया जाएगा। बिहार के 3 बड़े कोचिंग सेंटर आर्थिक अपराध इकाई के रडार पर है और उनकी गिरफ्तारी के लिए जल्द ही वारंट जारी किया जाएगा। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग की CHO परीक्षा में 12 परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी पाई गई है और इनकी संपत्तियां जब्त की जाएगी। परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों का एक डेटाबेस तैयार किया गया है और आरोपियों के तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े हैं। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि परीक्षा में गड़बड़ी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों को कठोर सजा मिलेगी और कानून के दायरे में सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। संस्थागत अपराधों को डिफाइन किया गया है। परीक्षा से जुड़े हुए अपराध भी संस्थागत अपराधों में माने गए। तो जैसा आप अभी कह रहे थे कि बहुत सारे लोग जो इस अपराध में थे और उन्होंने एक माध्यम बना लिया है, एक कवर का इस्तेमाल किया है, उन सबको जो केसेस अभी अनुसंधान में आ रहे हैं, इसमें अगर ये साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं हमको, तो आगे आने वाले सभी केसेस के लिए वो एक संस्थागत अपराध, जैसे पहले हम गैंग पंजी खोलते थे, उस तरह परीक्षा के लिए हम एक संस्थागत अपराध का एक गैंग पंजी खोलेंगे और केवल उसका सदस्य होना ही काफी है सजा होने के लिए। हम ये प्रूफ कर पाए बैक एंड से फोर एंड तक कि इन केसेस में इनका कहीं ना कहीं, चाहे पेपर के कन्वेंस के दौरान, पेपर की छपाई के दौरान, चाहे उसको फाइनेंस करने के दौरान, चाहे कंपनी फॉर्म करने के दौरान, किसी भी स्ट्रक्चर में वो कहीं भी शामिल हो उस कड़ी में, तो संस्थागत अपराध के पार्ट माने। जैसा सर ने बताया कि नोडल एजेंसी है EOU परीक्षा के लिए। हम लोग चूंकि EOU और साइबर दोनों ही एक साथ अभी कार्य कर रही एजेंसी, तो मानो जो अभी बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास क्वेश्चन लीक नहीं होता है, लेकिन वह लोगों को ठगने के लिए विभिन्न तरह से फोन या सोशल मीडिया या टेलीग्राम या किसी अन्य बंद चैनल पे अपना प्रयास करते हैं। सो उसके लिए हम अलग केस दर्ज करते हैं और साइबर का अपराध भी दर्ज करते हैं। वह भी एक संगठित अपराध है, वो एक अलग तरह का अपराध है, लेकिन जिसके पास परीक्षा को लेकर सही में प्रश्न पत्र कहीं से वो हासिल कर लिया है, चाहे वो सेंटर से हासिल किया हो, चाहे छपाई के सेंटर से हो, या इन बिटवीन किसी भी सिस्टम से हासिल कर लिया है, तो इसे हम संस्थागत अपराध की श्रेणी में मान रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने साइबर पेट्रोलिंग और जहां पर पिछले हमारे जो अनुभव रहे हैं, कई जगह ऐसे रुकने के स्थान पर जहां बच्चों को बड़ी संख्या में एक जगह रोक कर रखा जाता है, वहां पर इवन अंतर्राज्यीय मामलों में भी हमारी परीक्षा होती है तो हम पास के राज्यों से भी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं और मांगते हैं, ताकि कई बार लोग रात्रि में किसी होटल्स में रुककर और उनको परीक्षा में क्वेश्चंस रटाए जाते हैं। तो इन सब पर हम निगरानी रखते हैं। जिला पुलिस और बाकी जो एजेंसियां हैं उनके साथ भी है। फाइनेंशियल ट्रेल के लिए इन्होंने स्पष्ट रूप से आपको बताया है, जिसमें हम इनकम टैक्स से भी मदद लेते हैं फाइनेंशियल ट्रेल्स का। सो इससे जो संपत्ति बनाई जा रही है उसकी जब्ती हो पाएगी। और जो ये कानून 2024 में लागू हुआ है, जिसमें 10 साल और 1 करोड़ के सजा के प्रावधान है, ये काफी डेटरेंट होगा। और मैं समझता हूँ कि इस पर सभी के द्वारा संगठित रूप से कार्य करने से इसमें कमी आएगी, क्योंकि इसको
केवल एक ही राज्य नहीं, अधिकांश राज्य इससे प्रभावित हो रहे हैं और इसमें हम लगातार स्मार्ट के माध्यम से, अन्य माध्यमों से भी हम लगातार दूसरे राज्यों से संपर्क कर रहे हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संस्था सो BNSS में कल आपको DGP साहब ने जब ब्रीफ किया था तो उन्होंने कहा था पहले हम 102 CRPC में प्रावधान रखते थे सीजर्स के, अभी उसी को 106 BNSS में प्रावधान रखा गया है सीजर का, और एक नया प्रावधान भी है BNSS में 107 जिसमें अटैचमेंट और फीचर का भी प्रावधान है। BNSS के तहत हम पुराने मामले को भी ले सकते हैं अपने काम। सर विधायक पर कई फर्क में कहा कि जांच पहुंची है का विषय जो है वो स्पष्ट है। प्रश्न लीक एक संगठित अपराध बनकर उभर के आया और इससे हमारे छात्र, उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स के मन में काफी भ्रम रहती है। हम आश्वासन देने आए हैं कि बिहार सरकार इस समस्या को देखने के लिए और समझने के लिए और पहल करने के लिए सक्षम है और यह कार्य वर्तमान में यूयू कर रहा है। यूयू हमारा काफी मजबूत इकाई है और प्रश्न लीक के मामलों में 2012 से अभी तक 10 कांड का अनुसंधान किया है, जिसमें कुल 545 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं 10 मात्र कांड और 249 अभियुक्तों पर आरोप पत्र भी दिया गया है। गौरतलब है कि एक मॉडल एक्ट सरकार ने नोटिफाई किया था। उस मॉडल एक्ट के तहत बिहार लोक परीक्षा अनुसूचित साधारण निवारण अधिनियम 2024 बिहार में लागू है और CHO एग्जाम जो अभी हुई थी, जिसमें कंप्यूटर सर्वर सब कॉम्प्रोमाइज हुआ था, उस एग्जाम के अभियुक्तों पर यह धारा लागू किया जाता है। यह धारा काफी मजबूत है। इसके संबंध में DIG साहब हमारे विस्तृत प्रतिवेदन देंगे और क्या पहल की जा रही है ये हम अवगत करने चाह रहे हैं कि यूयू को और सुदृढ़ किया जा रहा है। यूयू अब सभी डिपार्टमेंट्स जो परीक्षा लेती है बिहार सरकार के तरफ से, उनको कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होने लगे हैं। वो भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उसमें क्या लैकुना है, क्या खामी है, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक पहुंच जाए, ताकि किन के यहाँ जो भी संस्था चलाता है, प्राइवेट संस्था, उनका भी हम लोग पहले से जांच करेंगे, कंप्यूटर्स भी, उनके एग्जामिनेशन सेंटर्स भी, ताकि दोबारा ये सब हो नहीं पाए। जहां की कानूनी कार्रवाई के संबंध में है, डाटा बैंक बनाया जा रहा है। पिछले 10-12 साल में बिहार राज्य में, पड़ोस राज्यों में जो भी संगठित ऐसे गिरोह हैं, उनकी पूरी हुलिया ली जा रही है। फिर से मैं बताना चाहता हूं कि 2005 से PMLA एक्ट लागू है। तो ये संगठित अपराधी अगर बिहार में कार्य करेंगे और उनके पास अकूत धन क्राइम के मार्फत जमा हुआ है, तो PMLA के तहत भी हम लोग ED के मार्फत इनकी कमाई को जब्त करने के प्रयास करेंगे। जहां की आउटरीच की सवाल है, यूयू के पास डेडिकेटेड, आप लोग को सब मालूम है कि व्हाट्सएप नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है। जो भी सूचना मिलती है अगर किसी भी नागरिक को कि एग्जाम कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, चाहे रूमर मंगरिंग भी होती है, तो जरूर भेजते रहें। एक SP के अंतर्गत एक स्पेशल सेल है, साथ में हम लोग साइबर पेट्रोलिंग, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी करते हैं, जिसमें इस तरह की भ्रामक समाचारों का तथ्य के अंदर क्या है, क्या ये सत्य है कि नहीं है, ये सब हम देखते हैं। पिछला जो एग्जाम हुआ है उसमें अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य यूयू के सामने नहीं आया है कि कोई लीकेज हुई है।
और जो हुड़दंग मुड़दंग 1-2 सेंटर में हुआ उसके लिए जिला प्रशासन और जिला पुलिस काफी सक्षम है वैसे छात्रों पर कार्रवाई करने के लिए। आपके मार्फत से हम सभी छात्रों को आश्वासन देने चाहते हैं कि जो पूर्व में घटनाएं घटी हैं उसके रोकथाम के लिए ईओयू और बिहार पुलिस एकदम सजग है। साथ ही साथ बिहार सरकार का पूरा सहयोग है और सब डिपार्टमेंट्स का भी सहयोग है कि आगे ऐसे कोई घटना नहीं घटे जिससे कि राज्य की छवि बिगड़ती है। आगे का जो डिटेल्ड ब्यौरा देंगे मानवजीत ढिल्लों साहब, ये डीआईजी ईओयू है, काफी एक्सपीरियंस्ड है, इनकी तजुर्बा इतनी हो गई है और कि अब केंद्र सरकार के भी संस्थाओं इनसे राय लेते हैं इस विषय में पेपर लीक के मार्फत। धन्यवाद सर। इस पर अभी तक क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व, हम लोग वेटिंग जरूर करेंगे एनओसी के निर्णय सरकार के ऊपर। परंतु एक चीज और बताना चाहेंगे कि बिहार पुलिस इतना सक्षम जरूर है, जब अंडरग्राउंड नक्सल नेताओं पर पीएमएलए की कार्रवाई हुई थी उसी प्रकार यहाँ भी पीछा किया जाएगा। हम लोग बनाएंगे फैमिली ट्री, दादा को क्या संपत्ति था, पिताजी को क्या संपत्ति था, सब परिवार के सदस्य को क्या संपत्ति है, कौन किस तरह का जीवन शैली व्यतीत कर रहा है, कौन आईफोन यूज कर रहा है जबकि उसके स्रोत ही नहीं है, कौन मोटरसाइकिल 3 लाख का चल रहा है, 5 लाख का उसको है ही नहीं। पीएमएलए के तहत जैसे संजीव मुखिया के नाम आई, ये टारगेट है हमारे, इनका जितना जन संपत्ति है वो तो खंगालेंगे ही, उसके अलावे इनके अगर हितनाता लोग भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन पर भी चार्जशीट किया जाएगा। पीएमएलए के तहत 5 साल की सजा ऐसे सभी सहयोगी और संबंधी का भी है जो उस अवैध तरीके से धन का प्रयोग करते हैं जो प्रोसीड ऑफ क्राइम। सर विद इन बिहार भी क्या कुछ हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई हुए हैं, जैसे हम साइबर फ्रॉड में आइडेंटिफाई कर रहे हैं वैसे विद इन बिहार भी कुछ पेपर लीक मामले में कुछ हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई हुए हैं? देखिए हॉट स्पॉट्स बहुत खबरें आती हैं सर जी, अभी तक जो हम लोगों का अनुसंधान रहा है उसमें जो अधिकांश अभियुक्त जो शामिल रहे हैं वो कुछ जिलों से शामिल रहे हैं। जैसे आपने बताया कि नालंदा से काफी उसमें अभियुक्त रहे हैं। तो हम लोग जो प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बताया कि उनके जो ई डॉजियर्स हम लोग बना रहे हैं, प्रोफाइल्स बना रहे हैं, वो इसी के आधार पर बना रहे हैं कि हम लोग पता कर सके, जैसे सर ने बताया कि उनके सहयोगी कौन है, उनके साथ उनके फैसिलिटेटर्स कौन है, उनका फैमिली ट्री क्या है। तो इसी तरह से हॉटस्पॉट्स ऐसे आइडेंटिफाइड नहीं किए हैं, लेकिन जो उनकी प्रोफाइल है, प्रोफाइलिंग में सारी विवरणी रहती है कि किस किस जिला से है, कहाँ कहाँ पे उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन है, वो डेटाबेस हम लोगों के पास है। कोचिंग संस्थान भी है सर, क्या होगा हॉटस्पॉट में सर? हाँ बिल्कुल, कोचिंग संस्थान भी हैं। हम लोगों ने आपके साथ पहले भी साझा किया था कि बीपीएससी में हम लोगों ने कुछ कोचिंग संस्थान हमारे रेडार पर हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने काफी हद तक साक्ष्य संकलन कर लिया है और हम लोग अब वारंट्स की भी इसमें कार्रवाई करेंगे। 2-3 कोचिंग संस्थान है जो कि हमारे रेडार पर है। उनके नाम से पता नाम नहीं, अभी हम लोग साझा नहीं करेंगे, अनुसंधान की इस तरह के नाम का परीक्षा माफिया है सर, जो दानापुर के केस में कौन चल रहा है, उसने जाके उड़ीसा का सीजीएल का परीक्षा लीक कराया। लीक कराने के बाद उसको बेल हुआ। बेल ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि वो 15 दिन के अंदर, वो हर 15 दिन पे जाके स्थानीय थाना समस्तीपुर या कल्याणपुर कोई थाना वहाँ उसको जाना है। लेकिन आप ये सब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। दूसरा, अतुल वर्ष जो परीक्षा बहुत बड़ा माफिया है, इसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जो आप सवाल पूछ रहे हैं मैं से अवगत हूँ, क्योंकि ये पहली बारी जो हम लोगों ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का पहला जो बिहार में केस हुआ था, ये दानापुर में हुआ था। जब मार्च 2022 में जब एसएसबी पटना था, तो उसमें हम लोगों ने 5 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स को सील करवाया था, मुजफ्फरपुर, गया और पटना से। तो उसी में जो आप नाम बता रहे हैं, विजेंद्र गुप्ता, अतुल वत्स, सब उसमें अभियुक्त थे। तो विजेंद्र गुप्ता के बाद जो उड़ीसा में पेपर लीक हुआ था, तो उसमें जेल में गए हैं, शायद बालासुर या संबलपुर जेल में थे, और उनका जो पैतृक गांव विद्यापति नगर में है, समस्तीपुर में है। तो बेल कंडीशंस के, क्योंकि ये केस उड़ीसा क्या है, बेल कंडीशंस क्या है उसके मैं अवगत नहीं हूँ, लेकिन उसमें जो भी हम लोगों को दायित्व दिया जाएगा बिहार पुलिस को, तो हम लोग निश्चित रूप से साथ देखेंगे। नहीं, उनका डाटाबेस बनाया था।
ये पेपर लीक में नाम आया है या पर आगे कार्रवाई किया जा सकता है? दो का तो मैंने आपको बताया, संजीव मुखिया लोक सेवक हैं, रंजीत कुमार रजक जिनके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त आपको याद होगा कि विशाल चौरसिया जिसको हम लोगों ने बीपीएससी वाले गैंग, वो भी लोक सेवक है। देन सिकंदर यादविंदु आपको याद होगा नीट परीक्षा में, ये सभी लोक सेवक हैं। तो इस तरह के जो लोक सेवक हैं उनका एक अलग से डेटाबेस हम लोग तैयार कर चुके हैं और उनकी भी चल अचल संपत्ति का हम लोग ब्यौरा तैयार कर रहे हैं। और जैसे ही हम लोग को साक्ष्य मिलेगा डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का, तो आगे कार्रवाई की। सर का बिहार में एक सर एग्जाम हुआ था, जी। का वो भी वहाँ हुआ था, उसमें एक राजनीतिक अगले 2 हफ्ते में साइबर, क्योंकि आज का विषय सिर्फ आर्थिक अपराध इकाई का, हम लोगों के पास आंकड़े नहीं है। शेयर कंपनी कितनी आइडेंटिफाई हुई है अभी तक? जो आप शेयर कंपनी का जिक्र कर रहे थे, क्या एक ही केस था? अभी तक तो जो हमारा जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड कांस्टेबल्स वाला एग्जाम लीक हुआ था, तो उसका जो कैलटेक्स प्राइवेट मल्टी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड थी, एक शेल कंपनी थी, वो आइडेंटिफाई हुई। इनफैक्ट जब हम लोगों ने उस केस का अनुसंधान किया था, तब हम लोगों को इस अपराध शैली का पता चला था कि बहुत सी कंपनीज जो पूर्व में ब्लैक लिस्टेड है बाकी जगह पे, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं परीक्षा लीक के, तो वो इसी तरह से शेल कंपनीज बना के काम कर रही है। उसके बाद ही हम लोगों ने डेटाबेस बनाना तैयार किया है। और अभी हम लोग जैसे आपको बताया कि आजकल ज्यादातर एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मॉडल में चले गए हैं, तो उसी का डेटाबेस हम लोग बना रहे हैं। एक बार हम लोगों के पास पता चल जाएगा कि कितने ऑनलाइन सीबीटी बिहार में पंजीकृत हैं, उसके बाद जो जीएसटी की अथॉरिटीज है और एमसीए है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहां से विवरणी प्राप्त करके हम लोग पता करेंगे कि उसमें कितने ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो पहले जिनकी कंपनियां ब्लैक लिस्टेड हुई हैं, और उसी के आधार पर जो उनका फाइनेंशियल ट्रेल देके हम लोग उनको शेल कंपनीज के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे। हाँ, आपने 2 तथ्य कहा, एक तो आपने रिसेंट एग्जाम हुआ उसमें क्लीन चिट दे दी है कि कोई गड़बड़ी नहीं है अभी तक परीक्षा लीक का संबंधित कोई नहीं। और दूसरा सर आपने कहा जो है वो तो अलग है, हुलिंगनिज्म बोलिएगा, वो तो जिला प्रशासन उसका। नए कानून के तहत जो है आप कार्रवाई करेंगे, पुराने और नए दोनों मामले। हाँ, जो जी पुराने मामलों में एक्ट में ये प्रावधान है कि पुराने मामलों को भी आप, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो पीएमएलए एक्ट के नीचे, क्योंकि संगठित गिरोह है। हाँ, नहीं इस वाले एक्ट में नहीं, इस वाले जी। जैसे आप जानते हैं कि पहले काफी देर तक नो कर्सिव स्टेप लगा हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने जो डीए का केस किया था, डीए के केस पे फिर हम लोगों ने सारे जो तथ्य थे प्रस्तुत किए, कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए। तो नवंबर के लास्ट वीक में ही ये नो कर्सिव स्टेप हटा है और अब हम लोग वारंट और उसका कुर्की का कार्रवाई कर रहे हैं। अब उसकी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है और समानांतर रूप से हम लोगों ने एक समर्पित टीम भी बनाया उसको गिरफ्तार करने। जो संपत्ति जब्ती वाली कार्रवाई दोनों केस में 2 अलग अलग प्रावधान है। सबसे पहले कि जो नया कानून जो बना, नए कानून में जो अतिरिक्त व्यवस्था की गई है कि जो एजेंसियां हैं, जो जैसे इस वाले में देखिए एग्जाम सेंटर्स है, जो प्राइवेट संस्थान है, जो परीक्षा कंडक्ट करने वाली एजेंसियां हैं, जब भी कोई परीक्षा होती है, कंप्यूटर सप्लायर जब भी परीक्षा होती है तो किसी न किसी एजेंसी को आउटसोर्स किया जाता है इस काम को। तो नए वाले कानून में ये प्रावधान है कि जब भी इन एजेंसियों की संलिप्तता भी प्रकाश में आती है, तो इनकी भी चल अचल संपत्ति उसका ब्यौरा देख के आप उनके ऊपर अधिहरण की कार्रवाई कर सकते हैं कोर्ट के माध्यम से। जैसे पहले वाले हैं उसमें क्योंकि संगठित गिरोह ही इन कामों में लगा रहता, जो पीएमएलए के प्रावधान है, क्योंकि 2005 के बाद पीएमएलए लागू है, तो जो पीएमएलए के प्रावधानों के अनुरूप जो उसके दायरे में आते हैं वो हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं चल अचल संपत्ति की। और एक और जो तीसरा मैंने आपको बताया कि जो सरकारी सेवक है, क्योंकि सरकारी सेवक के ऊपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का यदि डीए का केस बनता है और हम लोग दर्ज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जितने भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के कांड होते हैं ये पीएमएलए के नीचे एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है। तो इसकी जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताया, रीजनल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल प्लेटफॉर्म, जो कि आयकर विभाग, इसमें अग्रणी विभाग है, वित्त विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे ये प्लेटफॉर्म बना है। तो ऑटोमेटिकली जितने भी डीए के केसेस होते हैं उसकी सूचना प्रवर्तन निर्देशालय को भी दी जाती है, तो वो भी इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। और यदि उनको भी अपने लायक कार्रवाई करने के लिए बनता है तो अपना ईसीआर दर्ज करके वो भी काम करते हैं। तो हम लोगों ने इन केसेस की जो सूचना है उनके साथ ऑलरेडी साझा की। साइबर से रिलेटेड भी क्राइम से रिलेटेड केसेस भी काफी पूरे वर्ष में कई मामले सामने आए हैं। साइबर अरेस्ट से लेकर के ये मामले आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा किए गए थे।
जिसमें से 545 टोटल अभियुक्त थे, जिनमें से 250 के ऊपर हम लोग आरोप पत्र कर चुके हैं। जो ज्यादातर आपको मालूम होगा कि बीपीएससी में हम लोगों ने अराउंड 280 लोग उसमें अभियुक्त थे। तो ये जो आंकड़ा है अभी चार्जशीट जाने वाला है, अगले 2 हफ्तों में चार्जशीट जाएगा अभ्यर्थियों के ऊपर, तो चार्जशीट करने वालों का आंकड़ा लगभग 400 के ऊपर हो जाएगा। लीक हुआ था उसमें एक शेल कंपनी का कैलटेक्स मल्टी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड थी, तो उसी तरह से हम लोगों ने पता लगाया था कि उसका इनिशियल पेड अप कैपिटल कहाँ है, डायरेक्टर्स कैसे हैं, तो उसी से ही हम लोगों ने उस कंपनी के 4 डायरेक्टर्स को जेल भी भेजा था। इसी प्रकार जैसे सर ने बताया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में एक बार हम लोगों के पास डेटाबेस आ जाएगा, तो उसके बाद जितने भी इनके DIN नंबर्स हैं, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर्स होते हैं, और GST नंबर्स हैं, उसके माध्यम से हम लोग ये पता करने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में इनके डायरेक्टर्स कौन है। अगर डायरेक्टर्स हैं तो क्या वो उनमें इनिशियल पेड अप कैपिटल किन लोगों का लगा हुआ है, क्योंकि ऐसी भी सूचनाएं रहती हैं कि बहुत से जो संगठित गिरोह के माफिया हैं उनका खुद का पैसा ऐसे परीक्षा केंद्रों में लगता है। तो उसी के ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उसी को लेकर एक समेकित डेटाबेस बना रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं 2 जगह से जो ऑनलाइन परीक्षा केंद्र हैं, 2 जगह से पंजीकृत होते हैं। कुछ परीक्षा केंद्र एज कंपनीज पंजीकृत होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से। तो हम लोगों ने जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है उसके कार्यालय को हम लोगों ने पत्र लिखा है। 3 कंपनियों के अभी तक हम लोगों को डिटेल्स मिले हैं, लेकिन जो अधिकांश ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स, इसी क्रम में हमको पता चला कि उनको मात्र जो GST अथॉरिटीज हैं वहीं से ही GST नंबर लेके पंजीकृत किया जाता है। तो हम लोगों ने स्टेट GST कार्यालय को और सेंट्रल GST कार्यालय को भी, क्योंकि दोनों जगह पे है, हम लोगों ने पत्र लिखा है कि कितने ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स, जिसको आधिकारिक रूप से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेंटर्स बोलते हैं, आपके पास रजिस्टर्ड है, उसकी सूची हम लोग मंगवा रहे हैं और संपूर्ण बिहार राज्य का एक हम लोग डेटाबेस तैयार करेंगे। 10 कांड में कितने लोग चिन्हित किए गए हैं, कितनों की गिरफ्तारी हुई? आपको बताया कि 10 कांड आइडेंटिफाई किए गए हैं, तो कितने लोगों को चिन्हित किया गया, कितने लोग गिरफ्तारी हुई? एक जो हम स्पष्ट करना चाहते हैं पहले, CBT कंप्यूटर अगर किसी ने शेल कंपनी बनाया है उसकी भी जांच की जाएगी। होता है कि किसी आदमी को खड़ा करके कोई सेंटर खोल लेता है, तो ये भागीदारी होंगी सेम सजा के, बिकॉज ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के पार्ट होंगे। तो जितने टेस्ट सेंटर्स हैं, हमारा पहला काम है उनको वेट करना, हम करेंगे। 24/7 घंटे कार्यरत है समर्पित, जो कि पेट्रोलिंग के अतिरिक्त ऐसे मामलों की साइबर पेट्रोलिंग भी करता है और सूचना और असूचनाओं का संकलन करता है। उसके बाद ये जो गिरोह हैं, इनके जो प्रमुख सरगना है, इनको आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए भी हम लोगों ने कार्रवाई किया है। अभी जैसे आप अवगत होंगे, जो संजीव मुखिया है, जो कि प्रमुख सरगना रहा है नीट में भी और CSPC में भी और BPSC में भी, उसके ऊपर DA का केस किया गया है। और उसी DA की केस की वजह से जो लगभग 6 महीने से उसके ऊपर नो कर्सिव स्टेप लगा हुआ था, दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगी हुई थी, हम लोगों ने सारा एविडेंस प्रस्तुत किया कोर्ट में, और अब वो कार्रवाई जो दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगी हुई थी उसको खत्म किया गया है, और वारंट और कुर्की की कार्रवाई के लिए हम लोगों ने प्रार्थना की है कोर्ट से। इसके अलावा रंजीत कुमार रजक, जो पहले परीक्षा के मामलों में संलिप्त रहे हैं और वो भी सरगना रहे हैं इस प्रकार के लीक के मामलों में, उनके ऊपर भी DA का केस काफी आगे तक बढ़ गया है, और थोड़ी देर में हम लोग उसको भी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन प्राप्त करके चार्जशीट करेंगे। इस तरह के अन्य, पहले तो इसको हम लोगों ने 2 कैटेगरीज में बांटा है, लोक सेवक और गैर लोक सेवक। लोक सेवकों की कैटेगरी में जो सरकारी कर्मी शामिल हैं उनके ऊपर PCF का केस करेंगे, और फिर एक प्लेटफॉर्म होता है रीजनल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल, इसमें जो आयकर विभाग होता है, अग्रणी विभाग है, तो जितने भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स के केस होते हैं उनके माध्यम से उनको सूचना साझा किया जाता है, और वहीं से सूचना प्रवर्तन निर्देशालय ED को भी जाती है। तो दोनों PC एक्ट के केसेस में ऑलरेडी सूचना प्रवर्तन निर्देशालय को भी दी गई है, ताकि वो भी अपने स्तर पे कार्रवाई कर सके। जो गैर सरकारी सेवकों के मामले हैं, जिसमें जो संगठित गिरोह के बाकी सदस्य हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो नया अधिनियम लागू हुआ है उसमें उनकी चल और अचल संपत्ति को फोरफीट करने का प्रावधान है, उसको लेकर उनका इन्वेस्टिगेशन, वित्तीय अनुसंधान किया जा रहा है, और उन लोगों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हम लोगों ने एक समर्पित रूप से आर्थिक अपराध इकाई में एक परीक्षा सेल का गठन किया है। जब भी कोई परीक्षा होती है तो एक समर्पित डेडिकेटेड ईमेल ID और WhatsApp नंबर हम लोग जारी करते हैं, आप लोग सभी अवगत हैं, हम लोग अपनी परामर्शिका में एडवाइजरी में उसको देते भी हैं।
और उसके माध्यम से काफी सूचना और आसूचनाओं का हम लोग संकलन करते हैं और उसके ऊपर हम लोग प्रोसेसिंग करके कार्रवाई भी करते हैं। जैसे सर ने बताया कि अब हम लोग आउटरीच का भी काम कर रहे हैं। जो बीपीएससी का परीक्षा लीक हुआ, टीआरई का, और सीएसपीसी का परीक्षा लीक हुआ, और इवन जब नीट परीक्षा को लेकर हाई पावर्ड कमेटी बना था तो उसमें तीनों जगह पे आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा परामर्शिका मांगी गई थी। वहां पे जाके हम लोगों ने बैठक भी की और कुछ सुधारात्मक सुझाव भी दिए थे, जिसके कारण बीपीएससी और सीएसपीसी का सफलतापूर्वक दोबारा परीक्षा लिया गया है, जिसमें किसी प्रकार का कोई आरोप लीक को लेकर नहीं आया है। अभी जो ऑनलाइन परीक्षा लीक हुई है, इसको भी लेकर हम लोगों ने अपने अनुसंधान में पाया है कि कहाँ पर लूप होल्स थे, कहाँ पर खामियां थी। उसको लेकर एक हम लोग सुधारात्मक सुझाव प्रतिवेदन, एक एडवाइजरी परामर्शिका बना रहे हैं और जल्दी ही इसको सभी जो संबंधित एजेंसियां हैं जो इस प्रकार की ऑनलाइन परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेती हैं, उनके साथ हम लोग उनको साझा करेंगे। धन्यवाद सर। इसी वर्ष आप सभी अवगत हैं कि वर्ष 2024 में ही बिहार सरकार के द्वारा बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 लागू किया गया है। ये एक बहुत ही अच्छा कानून है। इसमें इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं जो पूर्व में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम था उसमें नहीं थे। जैसे कि उदाहरण स्वरूप, अब कोई भी परीक्षा लीक में यदि किसी संगठित गिरोह उसकी शामिल होने के तथ्य प्रकाश में आते हैं तो 10 वर्ष की सजा की गई। पहले जो सजा थी, सजा बहुत कम थी और 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ करके फाइन का प्रावधान किया गया है। इसका एक और जो अच्छा फीचर ये है कि अगर कोई भी संस्थान, चाहे परीक्षा कंडक्ट करने वाली एजेंसी जिसको दिया गया है या फिर एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, उनकी संलिप्तता प्रकाश में आती है तो उनके भी जो चल और अचल संपत्ति उसको आइडेंटिफाई करके उनकी कुर्की जब्ती की जा सकती है। और इसकी वजह से जो सरकार को नुकसान होता है परीक्षा संचालन, क्योंकि पैसा लगता है, सरकारी राजस्व की इसमें क्षति होती है, तो उसका कंपनसेशन किया जा सकता है। तो इसी मामले में जो भी आप जानते हैं कि जो सीएचओ का, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का जो परीक्षा लीक हुआ है, पहली बारी बिहार राज्य में इस अधिनियम के तहत इस कांड को दर्ज किया गया है और इसमें जितने भी 12 के 12 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनके हम लोग स्वामित्व का हम लोग ब्यौरा ले रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से और जीएसटी की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स वहीं से पंजीकृत होते हैं। और कुछ जैसे आप जानते हैं उसमें से 3 जो स्वामी थे एग्जामिनेशन सेंटर्स के, उनको हम लोग जेल भेज चुके हैं और जैसे ही चार्जशीट होगा और बाकी लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आएगी तो उनकी चल और अचल संपत्ति की जो कुर्की और जब्ती की कार्रवाई हम लोग करेंगे और ये पहली बार ही होगा। इससे पहले जैसे एडीजी हेडक्वार्टर सर ने बताया कि अभी तक जब से आर्थिक अपराध इकाई का गठन हुआ है लगभग 10 परीक्षा लीक के मामले हम लोगों ने इनका अनुसंधान किया है। जो हाल फिलहाल 2022 से बड़े बड़े परीक्षा लीक के मामले हुए, बीपीएससी का पीटी परीक्षा का हुआ था, उसके बाद फिर केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती परिषद का परीक्षा लीक हुआ, बीपीएससी टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का हुआ, नीट का भी प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा किया गया और अब सीएचओ का जो ऑनलाइन परीक्षा लीक मामला हुआ है। इन सभी मामलों में समेकित रूप से कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने एक बहुत ही व्यापक डेटाबेस बनाया है। इस डेटाबेस में लगभग 170 लोगों का अभी हम लोगों के पास प्रोफाइलिंग हुआ है और इसमें बिहार राज्य के अतिरिक्त हम लोगों का लगातार संपर्क रहा है उत्तर प्रदेश के साथ, झारखंड के साथ, हरियाणा के साथ, और जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो गुजरात और महाराष्ट्र से भी वहां से टीम्स आई थी। तो हम लोगों के पास एक समेकित डेटाबेस बना है ऐसे गिरोहों का जो कि बिहार राज्य में भी कार्यरत हैं और अन्यत्र भी कार्यरत हैं और इस लोग आपस में परस्पर सहयोग भी करते हैं। उनका प्रोफाइलिंग करके हर बार जब भी कोई भी परीक्षा होती है तो हम लोग इसके संबंध में अलर्ट्स भी जारी करते हैं। जैसे कि सर ने प्रारंभ में बताया है कि बिहार पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है ये जो संगठित गिरोहों के द्वारा के मामले हो रहे हैं और बिहार पुलिस में आर्थिक अपराध इकाई ही बिहार पुलिस की तरफ से नोडल इकाई है जो सभी कांडों को और मामलों को सूचना और आसूचनाओं को डील करती है। ब्यूरो रिपोर्ट बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार। तमसो ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, डीएस कॉलेज रोड, कटिहार।
हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।